नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत पंडित और आपका स्वागत है मूनस्टोन क्लासेस में। तो इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं बिहार करंट अफेयर्स सीरीज को। और बिहार करंट अफेयर्स सीरीज के हम लोग मार्च के महीने में आ चुके हैं, जिसका हम लोग पार्ट 2 कर रहे हैं। इससे पहले के वीडियोस अगर आप नहीं देखे या देखना चाहते तो उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिंड कॉमेंट में दोनों जगह मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो सीरीज है आपके बिहार के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगे उसमें इक्वली इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो बिहार से रिलेटेड जितना भी न्यूज़ इवेंट्स होता है हम लोग उसको इस सीरीज में कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो का अंत तक देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम लोग इन टॉपिक्स को मेनली इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक हमारा है वो है नाबार्ड प्रोजेक्ट्स क्रेडिट पोटेंशियल फॉर बिहार। ठीक है, तो दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि नाबार्ड क्या है, क्रेडिट पोटेंशियल बेसिकली क्या होता है। तो बैंकिंग टर्म्स में जो होता है ज्यादातर क्रेडिट पोटेंशियल यूज किया जाता है। ठीक है, क्रेडिट पोटेंशियल मतलब एक टाइप का क्रेडिट है जो जनरेट किया जा सकता है। ठीक है, तो वो नाबार्ड ने कहा है। तो नाबार्ड यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, काफी इंपॉर्टेंट बैंक है। एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए सबसे बड़ा बैंक कह सकते हैं पूरे इंडिया का। तो उसने बेसिकली प्रोजेक्ट किया है लगभग 2,43,093 करोड़ क्रेडिट पोटेंशियल फॉर बिहार 2024-25 फाइनेंशियल ईयर के लिए बताया गया है कि इतना क्रेडिट जो है वो बिहार जनरेट कर सकता है। ठीक है, तो ये जो एस्टिमेट हुआ है ये रिजर्व बैंक की जो सेक्टर्स है, रिजर्व बैंक की जो डेटा है फॉर रिगार्डिंग बिहार स्टेट उसको लेकर बनाया गया है। एंड एज वेल विथ द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं, ठीक है, पॉलिसीज फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, इन सबको मद्देनजर रख के ही ये नाबार्ड ने ये अपना रिपोर्ट जो है बेसिकली पेश किया था। ठीक है, एंड द स्टेट फोकस पेपर 2024 फॉर बिहार जो बेसिकली एक सेमिनार काइंड ऑफ हुआ था नाबार्ड का, जिसमें कहा था कि पूरे 38 जिलों में से बिहार में जो है लगभग 2,43,000 करोड़ का लगभग क्रेडिट जो है वो जनरेट किया जा सकता है। ठीक है, एंड देयर इज अ नीड फॉर क्रेडिट इंटेंसिफिकेशन थ्रू स्पेसिफिक प्लानिंग आल्सो। ठीक है, क्रेडिट इंटेंसिफिकेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, स्पेशली एग्रीकल्चरल फील्ड में, है ना, एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए क्रेडिट इंटेंसिफिकेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज क्रेडिट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन द स्टेट। ठीक है, अगर आपको कोई नया एम्प्लॉयमेंट करना है, जनरेट करना है, या बिजनेसमैन बनना है, एंटरप्रेन्योर बनना है, उसके लिए क्रेडिट तो चाहिए ना, नहीं तो उसके बिना कैसे हो सकता है। तो ये उसके लिए था। अब नाबार्ड के बारे में थोड़ा जो स्टैटिक नॉलेज है वो जानना जरूरी है। तो ये एक डेवलपमेंटल बैंक है जिसका प्राइमरी फोकस है रूरल सेक्टर। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है ये, रूरल सेक्टर ऑफ द कंट्री के लिए। और ये कंट्री का एपेक्स बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है फॉर फिनेंस फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जैसा मैंने बता दिया। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में नहीं मुंबई में है, जो हमारी फाइनेंशियल कैपिटल है, जिस तरह से आरबीआई का भी जो हेडक्वार्टर है मुंबई में। ठीक है, इसीलिए फाइनेंस कैपिटल उसको मुंबई को कहा जाता है। ठीक है, इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज जैसे कॉटेज इंडस्ट्रीज, माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रीज, ठीक है, एमएसएमई जो इंडस्ट्रीज आते हैं। ठीक है, और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो क्या है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसके लिए एक अलग से आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन स्टैट्यूटरी बॉडी जो होता है वो बेसिकली एक्ट के थ्रू पास होता है। और कौन सा एक्ट था, तो वो था नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एक्ट, यानी नाबार्ड एक्ट था 1981 में। ठीक है, और ये जो स्टैब्लिश कब हुआ था, तो 1982 में। जो एक्ट था वो 1981 में आया था और जो स्टैब्लिश हुआ था 1982 में। ये सब डेटा आपके बिहार एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट रहता है। फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगर देखा जाए तो इट वॉज एस्टैब्लिश्ड, ये प्री कॉलोनियल टाइप से ही हमारा जो बैंक है ये था। ठीक है, अप्रैल 1 1935 को था। और ये कौन सा एक्ट के थ्रू आया था, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 में। ठीक है, और इसका जो पहला जो ऑफिस था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का उस समय वो कैलकाटा में हुआ करता था। ठीक है, फिर उसको परमानेंटली मूव कर दिया गया मुंबई में, जो फाइनेंस कैपिटल बाद में फ्यूचर में इंडिया का बनता है। ठीक है, एंड और यहीं पर जो है गवर्नर जो होता है, आरबीआई का गवर्नर जो होता है, जैसे शक्तिकांत दास जो है अभी, वो वहीं पर बैठता है, उनका हेडक्वार्टर वहीं पर। तो ओरिजिनली प्राइवेटली ओन था शुरू में, तो ये जब प्री कॉलोनियल टाइम देखा जाए तो ओरिजिनली प्राइवेटली ओन था। फिर उसको क्या हुआ, तो उसको नेशनलाइज किया गया 1949 में। ठीक है, और वो सेंट्रल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वो एक तरह से ओन करने लग गया। ठीक है, तो ये बेसिक
जो नॉलेज है आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है ओएनजीसी टू ड्रिल वेल इन बिहार। कौन सा वेल, कुआं खोद रहा है किसका, तो ऑब्वियसली ये तेल और गैस के लिए हो रहा है। ओएनजीसी का फुल फॉर्म क्या है, तो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन बेसिकली, ठीक है। तो ये बिहार और बिहार के जो हमारे जो गैंजेटिक प्लेन्स है, यमुना गैंजेटिक प्लेन्स, वहां पर बेसिकली ये रिसर्च कर रहे हैं और ढूंढ रहे हैं कि यहाँ पर शायद हो सकता है ऑयल और नेचुरल गैस का कुछ हमको यहाँ पर रिसोर्स मिल सके, ठीक है। तो कमर्शियल डिस्कवरी विल पुट द स्टेट इनटू इंडियाज ऑयल मैप। अगर ये हो जाता है तो ये जो पूरा जो गंगा वाला बेसिन है, यमुना गंगा बेसिन, जो बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा ये सब आते हैं, तो वहां पर ये बेसिकली कमर्शियली डिस्कवरी होने की उम्मीद की जा रही है। इसीलिए है कि खोदा जाएगा। अब कहाँ कहाँ खोदा जाएगा, इन स्पेशली बिहार में, वो आपको जानना जरूरी है। तो कंपनी हैज एक्वायर्ड 3D सेस्मिक डेटा ऑफ 300 स्क्वायर किलोमीटर फॉर इट्स ब्लॉक इन समस्तीपुर, ठीक है। तो ये बेसिकली समस्तीपुर में, और यहाँ पर 2 एक्सप्लोरेटरी वेल्स पहले खोद के देखा जाएगा कि यहाँ पर कुछ मिल रहा है कि नहीं, और अगर मिल भी रहा है तो इतना होना चाहिए, इतना अमाउंट ऑफ रिसोर्स होना चाहिए ताकि उसको हम लोग कमर्शियली एक्सप्लॉइट कर सकें, ठीक है। अगर हम लोग उस वहां पर बहुत मात्रा में नहीं मिलेगा तो हम लोग उसको खोद कर तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि लॉस चल जाएगा, है ना। तो अगर कमर्शियली प्रॉफिटेबल होगा तभी उसको फ्यूचर में किया जाएगा, इसीलिए अभी 2 ही खोदा जा रहा है। और इसमें सेस्मिक डेटा जो होता है रिमोट सेंसिंग के थ्रू में इसमें बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। ये जियोलॉजी में ज्यादातर पढ़ाया जाता है। फिर बिसाइड दिस ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसर ऑल्सो प्लान टू ड्रिल एक्सप्लोरेटरी वेल इन अनदर गंगा बेसिन, जो बलिया उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहां पर भी खोदा जाएगा, ठीक है। तो डेटा फ्रॉम द फर्स्ट वेल जो होगा उसको शेयर किया जाएगा दूसरे वेल में। तो अगर एक दूसरे में अगर प्रॉफिटेबली हम लोग एक्सप्लॉइट कर सकते हैं तो देन गंगा बेसिन के अलग अलग रीजन्स में भी खोदा जाएगा और वहां से हम लोग तेल और गैस जो है वो निकाल सकते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा अगर इसकी डिस्कवरी हो जाती है तो, ठीक है। बोथ ब्लॉक्स इन समस्तीपुर एंड बलिया आर ऑब्टेन्ड इन द 4th ओपन एग्रीगेट्स लाइसेंसिंग पॉलिसी, ठीक है। अब ओएनजीसी के बारे में थोड़ा सा बेसिक नॉलेज आपको पता होना चाहिए कि ये जो है बेसिकली महारत्न पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, पीएसयू है बेसिकली, और ये महारत्न कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो इट वाज सेट अप इन 1995 और ये किसके अंतर्गत आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ठीक है, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। एंड इट इज द लार्जेस्ट क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी इन इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, नेचुरल लार्जेस्ट क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस इन इंडिया, ठीक है, कंपनी है। एंड कंट्रीब्यूटिंग 70% ऑफ द इंडियाज डोमेस्टिक प्रोडक्शन, ठीक है। एंड बहुत स्टूडेंट्स को पता नहीं रहता क्रूड ऑयल बेसिकली, तो जो कच्चा हम लोग बेसिकली विदाउट रिफाइन करके जो निकालते हैं, जो धरती में से हम लोग निकालते हैं, जो बेसिकली ब्लैक कलर का होता है, ठीक है, वो उसको जो निकालते हैं वो उसको बोला जाता है क्रूड ऑयल। फिर उसको रिफाइन करके फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और भी बहुत सारा केमिस्ट्री का टेक्निक्स यूज करके उसमें क्या था, उसका रिफाइनिंग किया जाता है, और रिफाइनिंग के बाद में उसमें पेट्रोल, डीजल, अलग अलग चीजें बनती है, ठीक है। इसीलिए जो क्रूड ऑयल होता है उसका कलर तो पूरा ब्लैक होता है, लेकिन पेट्रोल डीजल का कलर क्या ब्लैक होता है, नहीं होता है, तो वो रिफाइनिंग के बाद होता है, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है क्रूड ऑयल का, ठीक है। तो इसीलिए क्रूड ऑयल का जो दाम आप देखेंगे, रेट देखेंगे, वो अलग होगा, और जो रिफाइन होकर हम लोग को पेट्रोल पंप में मिलता है उसका रेट अलग होगा, बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। टैक्स वैक्स ऐड किया जाता है, रिफाइनिंग का टैक्स, रिफाइनिंग का जो कॉस्ट हुआ वो भी ऐड किया जाता है, ठीक है ना। तो ये बेसिक चीजें थी। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक कवर करेंगे वो है बिहार दिवस से रिलेटेड, काफी इंपॉर्टेंट है ये। इससे रिलेटेड ऑब्वियसली बहुत कुछ आपको पता ही होगा कब मनाया जाता है, तो हर साल हम लोग 22 मार्च को ये बिहार दिवस मनाया जाता है, और ये जो होता है बेसिकली पब्लिक हॉलीडे होता है पूरे बिहार के लिए, ठीक है। ऑफिसेस, ऑर्गेनाइजेशन, बैंक्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो कि स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत आते हैं वो सब बंद होते हैं। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल होते हैं वो चालू रहते हैं, ठीक है, वो चालू रख सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट वाले हैं वो सब बंद रहता है, ठीक है। एंड बिहार डे 2024 मार्क्स द फुलफिलमेंट ऑफ कितने साल हो गए हैं, तो 112 साल हो गया। तो मतलब बिहार का अगर अगर बर्थडे मनाया जा रहा है बेसिकली एक तरह से, तो बिहार का उम्र क्या हो गया, 112 साल हो गया, ठीक है। तो इसीलिए मेन जो होता है, मेकिंग इट क्रिटिकल अचीवमेंट फॉर इंडिविजुअल्स ऑफ बिहार टू कंसिडर देयर हिस्ट्री एंड सेलिब्रेट देयर आइडेंटिटी, है ना। तो इसको सेलिब्रेट इसीलिए किया जाता है कि हम लोग अपने हिस्ट्री को जाने, उस पर प्राउड फील करें, और एक हम लोग का एक सेपरेट आइडेंटिटी रहे, है ना, कि हम लोग बिहारी है। एंड द बिहार गवर्नमेंट हैज
coordinated a line of multicultural events and program to celebrate the entire day। और इसमें बहुत सारा अलग अलग कार्यक्रम कल्चरल इवेंट्स प्रस्तुत किए जाते हैं। एंड द सेलिब्रेशन वाज हेल्ड फॉर इंटेंशन ऑफ रिस्टोरिंग द पीपल्स प्राइड इन द स्टेट ऑफ बिहार। ठीक है, और ये पता ही होगा कि बिहार जो है बंगाल प्रेसिडेंसी से बेसिकली अलग हुआ था। कब हुआ था? तो 22 मार्च 1912। ये डेट भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, उस समय के जो लॉर्ड जनरल कौन थे, गवर्नर जनरल कौन थे, ये सब चीजें हमें पता होना चाहिए। फिर ओडिशा भी अलग हो जाता है। फिर ओडिशा के बाद 2000 साल में झारखंड भी अलग हो जाता है बिहार से। ठीक है, तो ये सब चीजें बेसिक नॉलेज तो आपको पता ही होगा। एंड द डे ऑल्सो गिव पीपल अ बिहार टू चांस टू शो ऑफ देयर हिस्ट्री, कल्चर, ट्रेडिशन, हेरिटेज। ठीक है, और ये जो बिहार दिवस है अलग अलग स्टेट्स में भी, कंट्रीज में भी मनाया जाता है। जहाँ पर भी बिहारी लोग हैं, जहाँ पर भी बिहारी पॉपुलेशन है, वहाँ पर ये मनाया भी जाता है। जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, बहरीन, कतर, यूएई, जर्मनी, ब्रिटेन, स्कॉटलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ट्रिनिडाड एंड टोबागो, मॉरिशियस। यहाँ पर ये जो कैरिबियन कंट्रीज है, ट्रिनिडाड, टोबागो, मॉरिशियस, वहाँ पर तो बिहारी जो लैंग्वेज है, जो भोजपुरी लैंग्वेज, वहाँ पर बहुत ज़्यादा बोली भी जाती है। ठीक है, और मॉरिशियस का तो बहुत इंपॉर्टेंट, वहाँ का प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट लगभग बिहार से ओरिजिन करते हैं। ठीक है ना, तो ये सब कंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और थीम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिहार दिवस का जो एक थीम होता है, तो वो क्या है थीम? तो जल जीवन हरियाली जो है वो थीम थी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट था ये। फिर नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कवर करेंगे वो है बिहार दिवस से ही रिलेटेड। तो प्रोमिनेंट इंडियन अमेरिकन ऑनर्ड ऑन द बिहार दिवस इन न्यूयॉर्क। तो 4 जो इंडियन अमेरिकन थे बेसिकली, जो बिहार से रिलेट रखते थे, ठीक है, बिहार से ओरिजिन था उनका, उनको बेसिकली बिहार दिवस पर वहाँ पर एक आयोजन किया गया था न्यूयॉर्क में। वहाँ पर उनको ऑनर दिया गया था। और ये सब अलग अलग फील्ड से आते हैं। ठीक है, बिजनेसमैन, डॉक्टर है, तो वो अलग अलग फील्ड से आते हैं, तो उनको मेनली मिला है। तो आप देख सकते हैं फोटोज में भी। और आपको नाम भी मैं बता देता हूँ, जो फाउंडर एंड सीईओ ऑफ होल्टेक इंटरनेशनल डॉक्टर क्रिस सिंह, उसको उनको मिला है। फिर विप्रोस चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर अमित चौधरी जी को मिला है। फिर फाउंडर ऑफ प्राण मेडिकल ग्रुप डॉक्टर दिनेश रंजन को मिला है। और चौथे जो है डायरेक्टर ऑफ न्यूट्रीवेट फार्म केयर अभिनव अतुल, इनको मिला है। तो 4 जो इंडियन अमेरिकन जो है बेसिकली न्यूयॉर्क में ये हुआ था 22 मार्च के दिन, बिहार दिवस के दिन, तो इनको मिला हुआ है। ठीक है, अलग अलग फील्ड्स में है। एंड ये जो अवार्ड शो हुआ था उसको क्या बोलते हैं? तो बिहार विश्व गौरव सम्मान। ठीक है, तो ये बिहार विश्व गौरव सम्मान अवार्ड 2024 के लिए मिला है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया इन न्यूयॉर्क में हुआ था। ठीक है, और पार्टनरशिप कौन कौन था जो ये कार्यक्रम होस्ट कर रहे थे? तो बिहार फाउंडेशन यूएसए, फिर ईस्ट कोस्ट चैप्टर एंड बिहार झारखंड एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका। ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिहार झारखंड एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, तो बहुत सारे कल्चरल इवेंट जो है अलग अलग कंट्रीज में, जहाँ पर भी इनका सेंटर्स रहता है, तो वहाँ पर ये कराते हैं। एंड द इवेंट इंक्लूडेड मैसेज फ्रॉम चीफ मिनिस्टर। फिर उसके साथ साथ जो बिहार के गवर्नर थे राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, ये भी मैसेज जो है देते हैं। ठीक है, एंड नीतीश कुमार जी भी ये करते हैं। एंड इट हाईलाइटेड द स्टेट्स डेवलपमेंट, tourism, cultural heritage, famed Madhubani art form and popular culinary delights। ठीक है, तो वहाँ पर जो ये आयोजन हुआ तो उसमें बिहार का टूरिज्म, क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है, कल्चरल हेरिटेज के बारे में, और जो फेमस है मधुबनी पेंटिंग या मधुबनी आर्ट, वो भी बहुत न्यूयॉर्क में शोकेस किया जा रहा है। तो उसका भी डिमांड बढ़ेगा आने वाले समय में। और जिसकी भी हम बात कर रहा था, बिहार झारखंड एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि एस्टैब्लिश हुआ था 1976 में, टू ब्रिंग द पीपल फ्रॉम बिहार ऑन कॉमन प्लेटफॉर्म्स एंड फैसिलिटेट अ सोशल एंड कल्चरल बाइंडिंग। ठीक है, तो 1976 में झारखंड तो कोई अलग स्टेट नहीं था, तो उस समय वो बिहार एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका हुआ करता था। फिर 2000 के बाद इसका नाम चेंज हो गया, बिहार झारखंड एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका बना दिया गया। ठीक है, तो सोशल एंड कल्चरल बाइंडिंग के लिए है, जो भी पीपल जो भी बिहार और झारखंड से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और ट्राई स्टेट एरिया, ये कौन कौन से एरिया में होता है बेसिकली? तो न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी एंड कैनिकट जो है यूएसए के जो मेजर शहर है, यहाँ पर ये इसके आपको मिल जाएंगे रीजनल ऑफिसेस। ठीक है, तो वहीं पर ये होस्ट किया जाता है ज्यादातर, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी एंड कनिकट में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग आ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट कैंसल्स द ऑक्शन ऑफ 13 क्रूशियल मिनरल ब्लॉक्स। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके साइंस पर्सपेक्टिव से भी और न्यूज पर्सपेक्टिव से भी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसा कैंसिल कर दिया जो ऑक्शनिंग हो रहा था
13 क्रूशियल जो ब्लॉक्स थे आउट ऑफ 20 उसको कैंसिल कर दिया गया है। ठीक है, फर्स्ट राउंड ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स, क्योंकि उसका जो रिस्पॉन्स हुआ है, क्रिटिकल मिनरल्स जो खोजा जा रहा था बिहार रीजन में, वहां पर बहुत ज्यादा कुछ गुड रिस्पॉन्स नहीं मिला था। ठीक है, तो इसीलिए उसको कैंसिल कर दिया गया। तो दीज 13 क्रूशल मिनरल्स क्या है जो है वो इंपॉर्टेंट है आपको। तो जैसे कि देख सकते हैं, ग्लूकोनाइट, निकल, क्रोमियम, प्लैटिनम, ठीक है, जिसको प्लैटिनम ग्रुप एलिमेंट्स भी पीजी बोला जाता है, पोटाश, ये सब की मेनली यहाँ पर ऑक्शनिंग होनी थी। ठीक है, एंड दे आर स्प्रेड अक्रॉस बिहार, झारखंड, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, इन सब स्टेट्स में जो है ये सारे क्रिटिकल एलिमेंट्स जो है, ठीक है, वो मिलते हैं। और पीजी के एग्जाम्पल कौन कौन से वो आपको याद रखना है। पीजी यानी प्लैटिनम ग्रुप एलिमेंट्स, तो उसमें ऑब्वियसली प्लैटिनम तो आएगा ही, पैलेडियम आएगा, रोडियम, रुथेनियम, इरिडियम एंड ऑस्मियम। और ये सारे जो एलिमेंट्स है काफी इसका मार्केट जो है, इंटरनेशनल मार्केट हो या इंडियन मार्केट हो, काफी ज्यादा कीमत होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड रहती है, और बहुत अलग अलग रिसर्च पर्पस में इसका एटॉमिक रिसर्च में, इन सब में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। केमिस्ट्री, डे टू डे लाइफ, मेडिसिन बनाने में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इन सबको बोला जाता है प्लैटिनम ग्रुप एलिमेंट्स। तो इनके नाम आपको याद रखने, प्लैटिनम, पैलेडियम, रोडियम, रुथियम, इरिडियम एंड ऑस्मियम। ठीक है, फिर जून 2023 में क्या, गवर्नमेंट हैज रिलीज 13 लिस्ट ऑफ 30 मिनरल कंसिडर क्रिटिकल फॉर द कंट्री। ठीक है, तो लिस्ट ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने निकाला था, जो कि इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इंडिया में फ्यूचर में सेटअप होने वाली, उसमें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो वो कौन कौन से मिनरल है, जैसे एंटीमनी, बेरिलियम, बिस्मथ, कोबाल्ट, कॉपर, गैलियम, जर्मेनियम, ग्राफाइट, हैफनियम, इंडियम, लिथियम, मोलिब्डेनम, नाइबियम, निकल, प्लैटिनम ग्रुप एलिमेंट्स, फास्फोरस, पोटाश। तो ये सारे जो एलिमेंट्स हैं, इनका अगर इंडिया में मिल जाता है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम लोग अलग अलग फील्ड्स में जो है आत्मनिर्भर हो सकते हैं, क्योंकि ये सारे एलिमेंट जो है इंडिया में है लेकिन बहुत कम मात्रा में। तो उसको हम लोग रेयर अर्थ मिनरल्स भी कहते हैं, क्योंकि बहुत कम मात्रा में मिलता है। तो अन्य देश में मिलता है, जिससे हम लोग को कंट्री में इंपोर्ट करवाना पड़ता है। ठीक है, तो इसीलिए उसका कॉस्ट ज़्यादा हो जाता है। और अगर इंडिया में ही ये सारे मिल जाएंगे तो हमारा सब काम में, रिसर्च डेवलपमेंट में बहुत ईजी हो जाएगा। फिर रेयर अर्थ एलिमेंट जैसे देख लीजिए, रेनियम, सिलिकॉन, स्ट्रॉन्शियम, टैनलियम, टेलुरियम, टीन, टाइटेनियम, टंगस्टन, वैनेडियम, जिरकोनियम, सेलेनियम, कैडमियम, ये सारे जो है हमारे रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं। तो 4-5 आपको अगर नाम याद रहते हैं तो वेल एंड गुड रहता है। ठीक है, सारे नाम तो याद नहीं हो सकते, लेकिन 4-5 नाम आपको ऑब्वियसली याद रहना चाहिए। ठीक है, क्रिटिकल मिनरल्स जैसे देख सकते हैं, दोज मिनरल दैट आर एसेंशियल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड नेशनल सिक्योरिटी के लिए, एटॉमिक रिसर्च, इन सब से रिलेटेड। ठीक है ना, सेमीकंडक्टर से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड द लैक ऑफ एबिलिटी ऑफ दिस मिनरल्स और कंसेंट्रेशन जो है, ठीक है, वो बहुत कम एरिया में है, बहुत कम एरिया में, और बहुत कम भी है ना, उसका कंसेंट्रेशन जो है बहुत कम रहता है। इसीलिए इसका मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसका जो कॉस्ट होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये जो डिक्लेरेशन ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स होता है, एक डायनामिक प्रोसेस है। ये जहाँ पर मिल जाता है वहाँ पर उस हिसाब से रेट उसका कम चेंज ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, और टेक्नोलॉजीज क्या क्या इन्वॉल्व है, मार्केट की डायनामिक क्या है, तो ये इंपॉर्टेंट रहता है। फिर डिफरेंट कंट्रीज में हैव देयर ओन यूनिक लिस्ट। जो क्रिटिकल मिनरल्स की जो इंडिया में लिस्ट है, वो अलग अलग कंट्रीज में अलग लिस्ट हो सकती है। ठीक है, एन एक्सपर्ट कमेटी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, ये जो होता है माइनिंग वगैरह, तो ये सब मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंतर्गत आता है, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंदर भी आता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ जो अर्थ साइंसेस है। ठीक है, तो आइडेंटिफाइड अ सेट ऑफ 13 क्रिटिकल मिनरल्स फॉर इंडिया। अलग कंट्रीज में इसका लिस्ट अलग हो सकता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल मिनरल्स, पीजीज, फिर रेयर अर्थ एलिमेंट्स, है ना, नोबल गैसेस क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो बेसिक जो केमिस्ट्री का पार्ट है वो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं आपके जो भी बीपीएससी एग्जाम्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग टॉपिक कवर करेंगे वो है एम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, स्पेशली बिहार रीजन से, या पूरे इंडिया का भी देखेंगे कि इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये रिलीज कौन करता है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, तो ILO। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का ये, यूनाइटेड नेशन का ये एक बॉडी है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो इंडेक्स रिलीज किया जाता है, एम्प्लॉयमेंट कंडीशन इंडेक्स, ठीक है, तो
उसमें क्या गया कि सम स्टेट्स में कंडीशन जो हुए हैं इम्प्रूव हुए हैं, और कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पर सिचुएशन और खराब बदतर हो गई है। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट कंडीशन इंडेक्स में देखा जाए तो हैज इम्प्रूव्ड बिटवीन 2004 टू 5 एंड 21-22, बट सम स्टेट्स जैसे कि बिहार, उड़ीसा, झारखंड एंड यूपी हैव रिमेन्ड एट द बॉटम थ्रू आउट दिस पीरियड। तो इन 2004 से लेकर 2022 तक जो है बाकी सब स्टेट में एम्प्लॉयमेंट का जो रेशियो है, एम्प्लॉयमेंट वहाँ पर बड़ी है, लेकिन बिहार, उड़ीसा, झारखंड, यूपी ऐसे स्टेट्स में जो है वो वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की समस्या अभी भी वही है। ठीक है, यह कम हो गई है। ठीक है, जिसमें एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट का जो दर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और इन सब स्टेट्स को ही बेसिकली क्या कहा जाता है, अभी भी कहा जाता है बीमारू स्टेट्स। ठीक है, उड़ीसा बीमारू स्टेट नहीं रहा है। उड़ीसा काफ़ी ज़्यादा डेवलप कर चुका है, लेकिन बिहार, झारखंड, कुछ हद तक यूपी, ये सब क्या है, अभी भी उन्हें बीमारू स्टेट ही कहा जाता है। जैसे कि बाकी जब स्टेट है, यूनियन टेरिटरी, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, यहाँ पर जो है वैसा इश्यूज नहीं है। ये जो मैं बोल रहा हूँ ये सिर्फ इस रिपोर्ट के तहत बोल रहा हूँ, एक्चुअल ग्राउंड लेवल पे अगर देखा जाएगा तो वहाँ पर अलग अलग सीन्स हो सकते हैं। ठीक है, और जो इंडेक्स बनाया जाता है वो 7 इंडिकेटर्स के बेसिस पर बनाया जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, देख ले सकते हैं कि परसेंटेज ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड इन रेगुलर फॉर्मर वर्क में कितने हैं, फिर परसेंटेज ऑफ कैजुअल लेबरर्स कितने हैं, परसेंटेज ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स बिलो द पॉवर्टी लाइन कितने हैं, वर्क पार्टिसिपेशन रेट कितना है। ठीक है, फिर एवरेज मंथली अर्निंग्स ऑफ कैजुअल लेबरर्स क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ सेकेंडरी एंड अबव एजुकेटेड यूथ, ये सबसे ज़्यादा है। जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ऑफ सेकेंडरी एंड अबव एजुकेटेड यूथ का, ये इंडिया में सबसे ज़्यादा है, यही चिंताजनक है। यूथ नॉट इन एम्प्लॉयमेंट एंड एडुकेटेड और ट्रेनिंग। ठीक है, तो ये तो फिलहाल नहीं है, लेकिन ये जो आखिरी 6th पॉइंट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और यहीं पर प्रॉब्लम आता है कि जो जितने पढ़े लिखे हैं, ज़्यादातर पढ़े लिखे ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट हैं, उन्हीं को अनएम्प्लॉयमेंट या अंडर एम्प्लॉयमेंट की समस्या ज़्यादातर फेस करनी पड़ रही है। ठीक है, द रिपोर्ट हैज फ्लैग्ड कंसर्न अबाउट पुअर एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस। ठीक है, और वुमेन्स लार्जली अकाउंट फॉर द इंक्रीज इन द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड अनपेड फैमिली वर्क। ठीक है, ये वीमेंस के लिए भी कहा गया है कि ज़्यादातर वीमेंस जो है सेल्फ एम्प्लॉयड है। ठीक है, वो खुद से ही कुछ अपना अर्निंग्स कर रही है, उनको जो फॉर्मल वर्क है वो नहीं मिलता है। फिर अनपेड फैमिली वर्क, ऑब्वियसली फैमिली वर्क के लिए कोई पैसा तो मिलता नहीं है। ठीक है, एंड वेजेस एंड अर्निंग जो है वो कुछ हद तक स्टैग्नेंट है या फिर डिक्लाइन ही हो रहा है। फिर एम्प्लॉयमेंट क्वालिटी जो है, अबाउट 82% ऑफ द वर्क फोर्स इज एंगेज्ड इन इनफॉर्मल सेक्टर। तो देख सकते हैं 82% जो है इनफॉर्मल सेक्टर। ठीक है, एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड अनप्लेड फैमिली वर्क ऑल्सो इंक्रीज स्पेशली फॉर द वीमेंस। ठीक है, और पार्टिसिपेशन ऑफ वीमेन, जो फीमेल लेबर फोर्स फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है इन इंडिया रिमेन्स अमॉन्ग द वर्ल्ड्स लोएस्ट। तो जो फीमेल का कंट्रीब्यूशन है हमारा एम्प्लॉयमेंट वाले रेशियो में, वहाँ पर भी अभी भी बहुत बहुत कम है इंडिया में। ठीक है, तो फीमेल अगर देखा जाए, ये LFPR जो रिपोर्ट है हैज़ डिक्लाइंड बाई 14.4%। ठीक है, कंपेयर टू 8.1% फॉर मेल्स। तो फीमेल्स में ये ज़्यादा देखा जा रहा है। ठीक है, इसीलिए क्यों जो रिजर्वेशन की बात की जाती है अलग अलग सेक्टर्स में, इसीलिए की जाती है ताकि फीमेल्स का यहाँ पर जो रेशियो है वो बढ़ सके। क्योंकि अगर फीमेल्स का एम्प्लॉयमेंट हो रहा है या फीमेल्स आगे बढ़ रही हैं, तो अगर देखा जाए किसी भी फैमिली में अगर फीमेल आगे बढ़ रही है तो वो अकेली नहीं बढ़ती, वो पूरे फैमिली को लेकर बढ़ती है। ठीक है, तो फीमेल्स का एम्प्लॉयमेंट जनरेट होना, वो मेन सेक्टर्स में आना, फॉर्मल सेक्टर में आना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक हेल्दी इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, एंड स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन देखा जाए तो the share of agriculture in total employment fell from 42% from in 2019 from 1660 to 60%। तो पहले होता था 2000 साल में हम लोग एग्रीकल्चर में बेसिकली 60% जो इंडिया का पॉपुलेशन वो इन्वॉल्व होता था, अब क्या हो गया 42% हो गया। तो ये जो 18% है वो कहाँ चला गया, तो 18% बेसिकली जो कंस्ट्रक्शन है, लेबर है या सर्विस सेक्टर में आ चुके हैं। ठीक है, तो ये ज़्यादातर वही है, जो गांव के जो किसान थे वो क्या कर रहे हैं, अब दूसरे शहरों में जाकर पलायन कर रहे हैं, फिर वहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन वर्क है एज ए लेबर या मिस्त्री का वो काम करते हैं, तो वही चीज़ बताया जा रहा है। फिर यूथ एम्प्लॉयमेंट जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, जो पढ़े लिखे स्पेशली फॉर द
क्वालिफाइड यंग वर्कर्स के लिए। वहाँ पर सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब है इंडिया में स्पेशली। ठीक है, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा, और एम्प्लॉयमेंट मिल रही है तो उस हिसाब से सैलरी नहीं मिलती है। ठीक है, तो ये ज़्यादातर यही इन सब रिपोर्ट में दिया गया, तो आपके मेंस आंसर राइटिंग में हेल्प करेगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये डेटा सब। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही कुछ कवर करेंगे। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कुछ डाउट हो, सजेशन तो कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। शेयर एंड सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो ज़रूर से ज़रूर कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।